और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात कर रहे हैं बजट की, जो आने वाला है कल। लेकिन नए साल में केंद्रीय बजट का वक्त हो चला है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट को लेकर जहां सरकार की तरफ से तैयारी पूरी है, तो वहीं आम लोगों की भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीदें हर बार की तरह इस बार भी बढ़ी हुई हैं। कोरोना से आजादी और अमृतकाल के बजट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी उम्मीद जता चुके हैं। तो कैसा होगा निर्मला सीतारमण का 5वां बजट, और बजट 2023 से क्या है आम लोगों की उम्मीद, आइए जानते हैं। बजट में किसको क्या मिलेगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। लेकिन आम आदमी हो या किसान, युवा हो या महिला या मिडिल क्लास, सभी की अपनी उम्मीदें हैं। तो कारोबार भी कारोबार की सुगमता के लिए वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले यह मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस कारण भी लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में कोविड से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की रिकवरी पर फोकस किया था, तो इस बार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर फोकस हो सकता है। जानकार बताते हैं कि बजट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर जाता दिखेगा। महंगाई और बढ़ता व्यापार घाटा की चुनौती से निपटने पर बजट में फोकस दिख सकता है। रोजगार के घटते अवसर सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए बजट में स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़े फैसले के साथ इकोनॉमी की रीढ़ सूक्ष्म, छोटे और मध्य उद्योग यानी MSME को मजबूती देने पर फोकस हो सकता है। कोरोना से आहत कारोबारियों को पिछले बजट में काफी राहत मिली, तो इस बार मिडिल क्लास सरकार से वैसी ही बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार के बजट 2023-24 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। इस बार 2.5 लाख की लिमिट को 5 लाख किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपकी सालाना इनकम 5 लाख तक होने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा अभी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम वालों को ITR फाइल करना जरूरी होता है। इसके बाद ये लिमिट 5 लाख हो जाएगी। एक्सपर्ट के अनुसार इस बार सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर सकती है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट 25,000 से बढ़ाकर 50,000 की जा सकती है। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट को भी सरकार बढ़ा सकती है। इसके तहत मिलने वाली छूट को दोगुना किया जा सकता है। देश के आम बजट का महिलाओं को खासा इंतजार रहता है, क्योंकि अधिकतर परिवारों का बजट महिलाएं संभालती हैं। रसोई गैस का बढ़ता खर्च, महंगे खाद्य तेल, आटे की बढ़ती कीमतों ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। जाहिर है महिलाएं सरकार से उम्मीद कर रही हैं कि सरकार ऐसा बजट पेश करे ताकि उनकी रसोई में रौनक बरकरार रहे। रसोई घर से हटकर बात की जाए तो आधी आबादी को उम्मीद है कि इस बजट में बिजनेस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। युवाओं को उम्मीद है कि सरकार बेरोजगारी से पार पाने के ठोस उपाय करेगी, जिससे आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके मिल सके। इसके अलावा न्यूनतम वेतन को लेकर भी सरकार से युवाओं ने उम्मीदें पाल रखी हैं। किसानों की मांग है कि खाद बीज पर सब्सिडी बढ़ाई जाए ताकि खेती की लागत कम हो सके। इसके अलावा जैविक खाद के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार इस पर सब्सिडी प्रदान करे। इसके अलावा सिंचाई के लिए सस्ती दर पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था हो, जिससे डीजल पर निर्भरता कम हो। उम्मीद है कि बजट में किसानों पर खासकर करीब 11 करोड़ छोटे किसानों को सरकार प्राथमिकता देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कांग्रेस का वचन पत्र दिखाकर कमलनाथ से फिर से सवाल पूछा और कहा कि ये आपका झूठ का पुलिंदा है।
एक भी वचन 1.25 साल में पूरे नहीं किए। लेकिन सीएम के सवाल पर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पलटवार किया और कहा कि शिवराज जी, कुछ लोग इतना झूठ बोलते हैं कि उनको देखकर झूठ भी शर्मा जाता है। एमपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्टिव मोड में हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमला बोल रहे हैं। सीएम शिवराज ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र को दिखाते हुए कहा कि ये कांग्रेस के झूठ का पुलिंदा है। 1.25 साल में कोई भी वचन पूरा नहीं किया, यदि किया है तो कमलनाथ जी बताएं। वहीं उन्होंने आज फिर कमलनाथ से एक और सवाल पूछा। सीएम ने पूछा कि कमलनाथ जी बताएं कि उनके कार्यकाल में खराब हुई फसलों को लेकर उन्होंने क्या किया। उन्होंने सवाल किया है कि फसल बीमा योजना के तहत कितने किसानों को लाभ मिला। कमलनाथ जी बार बार मैं झूठ बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन झूठ का पुलंदा ये है कमलनाथ जी, आपका पूरा पुलंदा। यह वचन पत्र आपका झूठ का पुलिंदा, यह पुलंदा है वचन पत्रों का। 1.25 साल में पूरे नहीं किए। एक भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया मेरे? मैं कह रहा हूं आप झूठ बोल रहे हो, इतनी चीजें आपने कही थी, एक नहीं की, और आप मुझे झूठा कहते हैं। जवाब तो देना पड़ेगा कमलनाथ जी, जनता की अदालत में। आज मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं। आपने ये कहा था फसल बीमा योजना के बारे में कि ग्राम सभा की अनुशंसा पर फसल बीमा का लाभ किसान को देंगे। क्या ग्राम सभा की अनुशंसा, इतनी बार नुकसान हुआ, आपने ली? एक नया पैसा आपने दिया फसल बीमा योजना का? आपने तो फसल बीमा योजना में आधार ही ऐसे बना दिए थे कि किसान को पैसे ही ना मिले। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम के सवाल पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, शिवराज जी, कुछ लोग इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि उन्हें देखकर झूठ भी शर्मा जाता है। मंदसौर में किसानों की छाती पर गोली चलाने वाले, किसानों की जमीन हड़पने के लिए केंद्र से कानून बनाने वाले, किसानों के बच्चों को गाड़ी से कुचल देने वाली पार्टी के लोग आजकल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा कि आप किसानों के हमदर्द बन रहे हैं। किसानों पर गोलियां चलवाने वाले कौन थे? कमलनाथ जी ने जो सवाल किए हैं उसका जवाब दीजिए। शिवराज सिंह चौहान साहब, आप किसानों के बड़े हमदर्द बन रहे हैं, उनके लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने आपसे पूछना चाहा है कि मंदसौर में अपनी वाजिब मांगों को लेकर निहत्थे किसानों पर गोलियां चलवाने वाले कौन थे? केंद्र के सहयोग से देश के किसानों की जमीनों को हड़पने के लिए किस केंद्र की सरकार ने कानून बनाया था? केंद्र से ताल्लुक रखने वाले किस मंत्री के बेटे ने किसान आंदोलन के दौरान खिन्न होकर किसानों पर गाड़ी चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था? वह कौन विचारधारा है जिसने किसान आंदोलन के दौरान 740 किसानों की शहीदी के बावजूद भी आज तक उन्हें श्रद्धा सुमन पेश करने के लिए एक शब्द भी नहीं बोले? आप अपने ही अपने सवाल पूछ रहे हैं, जरा कमलनाथ जी ने जो आज पूछा है उसका जवाब भी दिया करिए आप। एमपी विधानसभा चुनाव में इस बार किसान केंद्र में है। प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियां अपने आप को किसान हितैषी बताने में जुटी हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि वचन पत्र और दृष्टि पत्र में किए गए इनके वादे चुनाव के बाद भी मन, वचन और कर्म
में एकरूपता रखते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड के धनबाद से। ये बड़ी खबर है, यहां जोला फाटक आशीर्वाद टावर में भीषण आग लगी है और हादसे में कई लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 50 से ज्यादा लोग अभी यहां पर फंसे हुए हैं और फंसने वालों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी बताए जाते हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। दमकल की कई सारी गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग के बाद अफरा तफरी मची और कितनी भीषण ये आग है। जोला फाटक में यह आग लगी है और कितनी भीषण आग है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। धनबाद से खबर आपको बता रहे हैं और बहुत ज्यादा यहां पर नुकसान की बात कही जा रही है। 50 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं ये कहा जा रहा है और कई लोगों की मौत की खबर यहां पर मिल रही है। तो ये खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ये झारखंड के धनबाद से है जहां पर जोड़ा फाटक आशीर्वाद टावर बताया जाता है, जहां पर ये भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, कई सारी गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है और मौके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे आग को बुझाने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन इसके बीच खबर यह भी आई है कि हादसे में कई लोगों की जान जा सकती है, ऐसी खबर है। हालांकि आंकड़ा कितना है, लेकिन उस वक्त जब यह आग लगी थी तब की भयावह तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यह कितना भीषण हादसा यहां पर पेश आया है। दमकल कर्मी अपनी पूरी कोशिश में लगे कि जल्द से जल्द इस आग को काबू में कर लिया जाए। लेकिन जिस वक्त यह आग लगने की घटना सामने आई है उस वक्त बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे और कई लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 50 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो बहुत दर्दनाक ये हादसा पेश आया है। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। दमकल की गाड़ियां कई सारी मौके पर पहुंच चुकी हैं। अफरा तफरी का यहां पर माहौल बन गया था, लेकिन अब कोशिश यही की जा रही कि जल्द से जल्द इस आग को काबू में कर लिया जाए। लेकिन कितनी भीषण ये आग है, इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है और इससे यह भी अंदाजा हो सकता है कि कितना नुकसान यहां पर हुआ होगा। हालांकि सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम यहां पर नुकसान हुआ हो और सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हों, यह हर कोई उम्मीद जता रहा है। संजय गुप्ता हमारे संवाददाता धनबाद से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है आग लगने को लेकर? कितने लोग फंसे थे, कब यह आग लगी है और कितना नुकसान, क्या कुछ जानकारी आपके पास? संजय से लगता है कि संपर्क टूट गया, कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर झारखंड के धनबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ी आग लगने की घटना सामने आई है और ये टावर बताया जाता आशीर्वाद टावर है, जोड़ा फाटक आशीर्वाद टावर, जहां पर लोग रहते हैं और इसमें यह आग लगी है और देख सकते हैं आप कि कितनी भीषण ये आग है। संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। संजय, क्या क्या जानकारी आपके पास आग लगने को लेकर? कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोगों को निकाल लिया गया? लगभग 50 से अधिक लोग फंसे हुए थे, उसमें से आधे से अधिक लोगों को निकाल रही है। और यहाँ पर मौके में जब ये आग लगी थी उस समय 2 गाड़ियां आई थी और धीरे धीरे ये संख्या लगभग आधे दर्जन से अधिक हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि शहर के जितने भी एम्बुलेंस है उनको इस रेस्क्यू में लगाया गया। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 2 बच्ची और 1 महिला की मौत हुई है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। हालांकि रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड की जो टीम है और वो लगातार यहाँ पर बचाव कार्य में लगी हुई है, पुलिस के बल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ जिले के डीसी और एसएसपी भी यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिसके घर में आग लगी थी वहां पर एक शादी समारोह था और इसी दरमियान यहाँ कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद ये आग पकड़ी और वो धीरे धीरे दूसरे तल्ले से तीसरे और ये पूरे बिल्डिंग तक। फिलहाल ये अपार्टमेंट जो 10 तल्ले की थी और ये आग पर अभी फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी तक ये 3 की संख्या के इंजर्ड की जो लॉस की बातें सामने आ रही है, हो सकता है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। बिल्कुल हो सकता है। ये कितनी फैमिलीज यहां पर फंसी हुई थी जब आग लगी, कुछ जानकारी, और कितनी फैमिलियों को निकाल लिया गया? ये 10 तल्ले का अपार्टमेंट था और दूसरे और तीसरे तल्ले के बाद जो भी लोग ऊपर थे वो फंसे से चले गए। हालांकि फायर ब्रिगेड की जो टीम जो है तो यहाँ पहुंचने में कुछ वक्त लगाई और क्योंकि जाम की स्थिति बनी हुई थी जिसके कारण जो है तो यहाँ पर पहुंचने में कुछ देर हुई और इसके कारण ही आग जो है और फैक्ट्री कर रही है चल गई और वो दूसरे तल्ले से तीसरे तल्ले। हालांकि अब जो है यहाँ पर
तो ये बचाव कार्य लगा हुआ है, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आग को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया है, बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, कुछ लोगों को निकाल भी लिया गया है, कुछ लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है इस बड़ी घटना में। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। एमपी के 10 लाख से ज्यादा किसानों को अगले वित्तीय वर्ष से फिर ब्याज रहित ऋण मिलेगा और इसके लिए शिवराज सरकार कृषक समाधान योजना लागू करने जा रही है। मार्च में पेश होने वाले साल 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा संभावित है। मध्य प्रदेश में अन्नदाता किसान परेशान हैं। उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार किसान समाधान योजना ला रही है। इसके तहत किसानों को ब्याज की माफी दी जाएगी। इसमें किसानों को पहले मूलधन जमा करना होगा, इसके बाद उनका ब्याज जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के द्वारा माफ कर दिया जाएगा। दरअसल कई किसानों के ऊपर मूलधन से ज्यादा ब्याज हो चुका है। यही कारण है कि वे ऋण भी नहीं चुका रहे। समाधान योजना में किसानों को 2 या 3 किश्तों में मूलधन जमा करने का अवसर मिलेगा। किसान समाधान योजना मार्च के बजट सत्र के बाद लागू हो सकती है। इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 10 लाख किसानों को मिलेगा, जबकि इस पर 1000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है, जिसकी तैयारी प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। किसान समाधान योजना पर सियासत भी जारी है। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ सरकार की झूठी कर्ज माफी के चलते किसान डिफॉल्टर हुए। शिवराज सरकार किसानों के भले के लिए काम कर रही है। अब इन किसानों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो फिर से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। देखिए, एक वो सरकार थी कमलनाथ की जिसने 15 महीने में किसानों को छला, कर्ज माफी का वादा किया और उसके बाद किया कुछ नहीं। और ये शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है जिसने आने के बाद से 2.5 लाख करोड़ से अधिक किसानों के खाते में डायरेक्ट पहुंचाए हैं। और जब भाजपा की सरकार हो और किसान डिफॉल्टर हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे किसानों की मदद के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। उनका ब्याज सरकार भरेगी ताकि वो अपने काम दिनचर्या के लगातार करते जाएं और इस मध्य प्रदेश की किसान और खेती की बढ़ोतरी में अपना योगदान दे पाए। वहीं डिफॉल्टर किसानों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ की कर्ज माफी योजना को अगर प्रदेश सरकार लागू करती तो आज किसान डिफॉल्टर नहीं होते। किसानों को डिफॉल्टर बनाने वाली कमलनाथ सरकार नहीं बल्कि शिवराज सरकार है। साथ ही कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर ऋण नहीं कर्ज की माफी की जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि कमलनाथ सरकार के दौरान जैसा उन्होंने खुद स्वीकारा है, विधानसभा में कहते हैं कि 27 लाख किसानों की कर्ज मुक्ति हुई है, 11,000 करोड़ से अधिक की। बाहर आके कह देते हैं कि एक धेला भी ऋण माफ नहीं हुआ है। तो ऐसे झूठे मुख्यमंत्री जी यह बताएं कि उनकी सरकार ने किसानों की कर्ज मुक्ति की योजना को लागू क्यों नहीं किया, उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया। यदि किसानों की कर्ज मुक्ति हो जाती तो डिफॉल्टर होते नहीं। डिफॉल्टर करने वाली कौन है? शिवराज सरकार है। हम तो फिर कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है और किसानों की पूर्ण कर्ज माफी करेंगे। साल 2018 में कमलनाथ सरकार ने किसान ऋण माफी योजना लागू की थी। इसकी प्रक्रिया बस शुरू हुई ही थी कि मार्च 2020 में अल्पमत में आने के कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई और ये योजना ठप हो गई। इसके कारण लाखों किसान डिफॉल्टर हो गए क्योंकि ऋण माफी की आस में इन्होंने ऋण नहीं चुकाया। और आज आलम यह है कि इन किसानों को सहकारी समितियों से न तो खाद बीज मिल पा रहा है और न ही साख सीमा के अनुसार ऋण मिल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तरीय बैठकों का दौर भी जारी है। आज राजनांदगांव में बीजेपी विधानसभा स्तरीय बैठक हुई जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। और इस दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो 16 लाख मकान गरीबों को दिए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन 2023 में जुट गई है। इसी कड़ी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी विधानसभा स्तरीय बैठक कर रही है। बीजेपी की विधानसभा स्तरीय बैठक आज राजनांद गांव में हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और पूर्व सीएम रमन सिंह मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के 16 लाख मकान छीने हैं। अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आती है तो प्रधानमंत्री आवास के तहत कांग्रेस ने जो गरीबों के 16 लाख मकान छीने हैं उनको गरीबों को वापस देंगे और सरकार के जितने झूठे वादे हैं उनको पूरा करेंगे। जिसमें आगामी कार्यक्रम की कार्य रूपरेखा तय हो रही है। जो सरकार की असफलता है उसके बारे में हम नीचे तक भी जा रहे हैं और अभी जो अभियान शुरू हो रहा है, चल रहा है पूरे प्रदेश में, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में केंद्र सरकार की जो योजना है जिसमें 16 लाख आवास गरीबों को मिलने थे, राज्य सरकार ने वो गरीबों की आवास छीना है और उसके लिए हर विधानसभा स्तर में बड़े बड़े प्रदर्शन भी हो रहे हैं और हम जनता को विश्वास भी दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम ये आवास जो कांग्रेस ने छीना है 16 लाख, हम ये आवास उनको लौटा के देंगे और सरकार के जितने झूठे वादे हैं उस वादों को पूरा करेंगे। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि पीएम आवास को लेकर बीजेपी झूठ बोल रही है। बीजेपी नेता अलग अलग आंकड़ों की बात करते हैं। प्रदेश में महज 3,76,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। 2022-23 में केंद्र ने एक भी आवास राज्य को नहीं दिया। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले पीएम आवास की राशि लैप्स कर दी गई। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पीएम आवास को लेकर झूठ बोल रहे हैं। वर्ष 19-20 और 20-21 के दौरान 3,74,000 प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत किए गए, जिनमें से 70% निर्मित हो गए हैं और बाकी निर्माणाधीन हैं। वर्ष 21-22 और 22-23 में एक भी पीएम आवास केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को नहीं दिया। कि जब छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की बात करना होता है तब इनके मुंह में दही जम जाता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास की राशि वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही लैप्स कर दी गई और जो पीएनबी के द्वारा जो राज्यांश के लिए लोन स्वीकृत किया गया था उसको भी आरबीआई के इशारे पर रोका गया। यह मोदी सरकार का छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबों को मिलने वाले घर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। जहां प्रदेश सरकार बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो गरीबों को 16 लाख घर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। रायपुर में मिलेट मिशन को लेकर राजनीति तेज। कांग्रेस ने बीजेपी को कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की पार्टी विषम पार्टी। बीजेपी 15